एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी पर। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन पर बात की थी। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम क्या हैं, और अपवर्तनांक के बारे में हमने बताया था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। जब हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक की बात करते हैं तो वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, और जब प्रथम माध्यम वायु या निर्वात होता है तो अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कल्पना कीजिए कि एक प्रकाश की किरण है जो कांच के गुटके में प्रवेश करती है। ये कांच का गुटका है और प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से इस गुटके पर आपतित होती है। यदि माध्यम नहीं बदलता तो यह इस मार्ग का अनुसरण करती हुई आगे जाती। यहां पर हम कह सकते हैं कि हवा है, यहां कांच है, अर्थात एयर टू ग्लास। हवा से कांच में प्रकाश जब प्रवेश करेगा तो ये वाला कोण हो गया आपतन का कोण आई। अब यहां पर क्या होगा कि प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होगा और अभिलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि कांच सघन है और हवा विरल है। तो ये वाला कोण अपवर्तन का कोण हुआ, इसे हम आर से प्रकट करते हैं। और अपवर्तन के नियम कहते हैं कि ए म्यू जी अर्थात हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। अब आप देखिए कि यहां क्या हो रहा है, ये दोनों सतह समानांतर हैं। तो यदि समानांतर सतह से अपवर्तन हो रहा है तो उस स्थिति में प्रकाश अब पुनः कांच से हवा में आएगा। तो जब कांच से हवा में पुनः प्रवेश करेगा तो उस स्थिति में यह अपने मार्ग से विचलित होगा और अब अभिलंब से दूर हटेगा। यह अभिलंब है तो अभिलंब से दूर हटकर इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो यदि ये दोनों सतह समानांतर है तो ये वाला कोण इस सतह के लिए आपतन का कोण होगा, पर चूंकि ये आर के बराबर है इसलिए हमने इसको आर से प्रकट किया। अब आप देखिए कि ये वाली प्रकाश की किरण हवा से कांच में और कांच से पुनः जब हवा में आएगी तो इसका मार्ग वही होगा जिस मार्ग पर ये आगे बढ़ रही थी, परंतु ये थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। इस शिफ्टिंग को बोलते हैं पार्श्व विस्थापन, ये कहलाता है पार्श्व विस्थापन। और ये वाला कोण वापस आई के बराबर हो जाएगा। तो ये कोण यदि आई है तो ये वाला कोण भी आई है, इसको निर्गत कोण भी कहते हैं। तो ये द्वितीय सतह के लिए आपतन का कोण, ये द्वितीय सतह के लिए अपवर्तन का कोण। तो इस स्थिति के अंदर जी म्यू ए बराबर हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई। अब आप यदि इन दोनों संबंध से देखें तो लिख सकते हैं कि जी म्यू ए बराबर होगा 1 बटा ए म्यू जी के बराबर। अर्थात कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक जो है वो हवा के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अर्थात जी म्यू ए बराबर 1 बटा ए म्यू जी लिखा जा सकता है। तो ये एक संबंध है जो हमें कभी कभी काम में आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यदि अपन एक काम करते हैं कि 2 के बजाय 3 माध्यम लेते हैं, यानी कि प्रकाश हवा से पानी में आता है, पानी से कांच में जाता है और कांच से वापस हवा में आ जाता है। हवा से पानी में, पानी से कांच में और कांच से पुनः हवा में प्रवेश करता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति के लिए हम लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू हवा से पानी में, माना कि आपतन का कोण आई है और अपवर्तन का कोण R1 है, तो साइन आई अपॉन साइन R1, ये ए म्यू डब्ल्यू हुआ। अब पानी से कांच, तो पानी से कांच के लिए क्या हो जाएगा डब्ल्यू म्यू जी, और यहां पर ये जो R1 था ये आपतन का कोण का काम करेगा, जैसे यहां R और यहां R, तो वैसे ही यहां R1, तो यहां R1 आपतन का कोण हो गया द्वितीय सतह के लिए, और अपवर्तन का कोण माना कि R2 है।
तो डब्ल्यू म्यू जी बराबर हो जाएगा साइन R1 बटे साइन R2, यह पानी से कांच के लिए। अब यदि तीसरी बात है कांच से हवा में, यानी कि जी म्यू ए, तो ये हो जाएगा साइन R2 बटे साइन आई, साइन R2 बटे साइन आई, यह कांच से हवा के लिए हुआ। यदि अपन इन तीनों संबंधों से देखें तो ये कहा जा सकता है कि डब्ल्यू म्यू जी बराबर होगा ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्ल्यू के बराबर। तो ये वाला संबंध भी हमें कई बार काम में आएगा कि डब्ल्यू म्यू जी बराबर ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्ल्यू के बराबर होगा। तो ये अपवर्तनांक के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी थी। अब आइए हम लोग कुछ इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या अनुप्रयोग हैं। ऐसा कई बार होता है कि कोई वस्तु पानी में रखी हुई हो और हम ऊपर से उसे देखते हैं तो हमें वह ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, तो इस बात को हम अपवर्तन के माध्यम से समझना चाहेंगे। कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में पानी भरा हुआ है। पानी की वास्तविक ऊंचाई है कैपिटल H, अर्थात H ऊंचाई तक इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पर पानी के अंदर एक कॉइन रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ है, और इस सिक्के को हम पानी के बाहर से देखते हैं। तो सिक्के से चलने वाली एक प्रकाश की किरण जो अपवर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है, अर्थात यहाँ पर आपतन का कोण 0 है, तो ये सीधी निकल जाएगी और ये प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए इस प्रकार से आगे निकल जाएगी। तो एक प्रकाश की किरण हमने इस ऑब्जेक्ट से ली और यह इस अपवर्तक सतह पर यहाँ आपतित हुई है, और आपतन का कोण 0 होने से अपवर्तन का कोण भी 0 होगा और ये सीधी निकल जाएगी। एक प्रकाश की किरण को हम इस प्रकार से कुछ कोण बनाते हुए आपतित करते हैं इस सतह पर, इस बिंदु पर। तो जब इस बिंदु पर आपतित होती है प्रकाश की किरण, तो क्या होगा कि ये वाला कोण आपतन का कोण बनेगा। इसको हम आई से प्रकट कर दें और इसके संगत कोण ये आई, ये भी आई हो जाएगा। अब प्रकाश जब पानी से यानी कि W से एयर में प्रवेश करेगा, हवा में प्रवेश करेगा, तो सघन से विरल में जाने के कारण से यह अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये वाला कोण बन गया अपवर्तन का कोण R, ये कोण आपतन का कोण है, ये अपवर्तन का कोण है। यदि हम इन दोनों प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो यह हमें यहां से आती हुई प्रतीत होगी, अर्थात यहां से देखने पर अगर आंखों की स्थिति ये हो तो यहां से देखने पर हमें ये वस्तु यहां दिखाई देगी, अर्थात ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी। तो ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना प्रकाश के अपवर्तन के कारण से है, क्योंकि प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यदि ये कोण R है तो ये वाला कोण भी R होगा। अगर आभासी ऊंचाई को हम स्मॉल h से प्रकट कर दें तो इस कॉइन की वास्तविक गहराई कितनी है, कैपिटल H, और आभासी गहराई कितनी है, स्मॉल h है। इन स्मॉल h और कैपिटल H में संबंध है, माना कि पानी का अपवर्तनांक म्यू है, तो म्यू बराबर कैपिटल H अपॉन स्मॉल h, इससे प्रकट किया जाता है। तो कोई भी वस्तु सघन माध्यम में यदि रखी हुई है और उसे विरल माध्यम से देखा जा रहा है तो वो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, अर्थात उसकी आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होगी। इसका उल्टा भी हो सकता है कि हम किसी वस्तु को सघन माध्यम से देखें विरल माध्यम में, तो जब सघन से विरल में देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा यानी कि वहां पर हमें आभासी गहराई अधिक प्रतीत होगी वास्तविक गहराई से। तो दोनों बातें हैं कि ये वस्तु कहाँ है, अगर सघन में है और विरल से देखते हैं तो ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, और यदि वस्तु विरल में है और उसे सघन से देखा जाए तो वह अधिक गहराई में दिखाई देगी। जैसा कि आप किताब में पढ़ेंगे, कुछ प्रश्नों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक मछली पानी की सतह के नीचे तैर रही है, ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है। पक्षी यदि मछली को देखता है तो मछली उसको ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखाई देगी, और यदि मछली उस पक्षी को देखती है तो पक्षी उसको वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देगा। तो पक्षी अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है, मछली कम ऊंचाई पर दिखाई देती है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण से संभव होता है। वैसा ही हम कई बार ऐसे उदाहरण भी देखते हैं
कि यदि पानी के अंदर किसी पेंसिल को डाल दिया जाए और पेंसिल इस प्रकार से रखी हो कि आधी पानी के अंदर है और आधी पानी के बाहर है, तो वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये पानी के अंदर एक पेंसिल है इस प्रकार से रखी हुई है। यदि हम इधर से ऑब्जर्व करें इसे तो ये हमें इस प्रकार से मुड़ी हुई दिखाई देती है, अर्थात ये सिरा इसका यहां प्रतीत होता है, तो ये मुड़ी हुई दिखाई देती है इधर से देखने पर। तो इसका भी कारण वही प्रकाश का अपवर्तन है, जैसे इसको हमने व्याख्या किया था, इसको भी ठीक उसी प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। तो वस्तुएं सघन माध्यम में यदि स्थित है तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। वस्तु यदि सघन माध्यम में रखी हुई है तो वो कम गहराई पर प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। एक और बात कर लेते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर भी इस अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। माना कि ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। वैसे तो हमने वायु और निर्वात को लगभग माना है एक समान, परंतु यदि अपवर्तनांक की बात करें तो निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है और वायु का अपवर्तनांक उससे कुछ ज्यादा होता है। अर्थात निर्वात की तुलना में वायु सघन है, वायु की तुलना में पानी सघन है, पानी की तुलना में कांच सघन है, कांच की तुलना में हीरा सघन है। ये एक क्रम हो गया, पर सामान्यतः हम वायु या निर्वात की बात करते हैं, पर जब वायु और निर्वात की बात होगी तो फिर हम कहेंगे कि वायु सघन है और निर्वात विरल है। तो पृथ्वी की सतह से लगभग 200-250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है, उसके बाद में निर्वात है। वायुमंडल में भी जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे गैसें सघन होती जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु विरल होती जाती है। अर्थात ऊपर जाने पर अपवर्तनांक घटता है, नीचे आने पर अपवर्तनांक का मान बढ़ता है। अब आप देखिए कि सपोज सूर्य की सही स्थिति यहां है, ये सूर्य है। अब सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल में इस प्रकार से प्रवेश करे तो अब क्या होगा कि यह आपतन का कोण होगा और विरल से जब सघन में आएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो वो मुड़ने के बाद में यहां पर पहुंच जाती है। अब प्रकाश की किरण इस प्रकार से पहुंचती है और देखने वाला जब देखेगा तो सूर्य की आभासी स्थिति कहां नजर आएगी, यहां नजर आएगी, जबकि सूर्य वास्तव स्थिति में यहां है और ये इसकी आभासी स्थिति हुई। तो यहां से देखने पर सूर्य हमें इस दिशा में दिखाई देता है, जबकि वास्तव में सूर्य उस स्थिति में उससे नीचे की ओर होता है। तो हमारे पास में प्रातः काल में सूर्य की किरणें कुछ समय पहले आ जाती है वास्तविक सूर्योदय होने से, क्योंकि प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी की ओर झुक जाता है। वैसा ही सूर्यास्त के समय भी होता है कि सूर्यास्त होने के बाद भी कुछ समय तक हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है और उसका कारण भी अपवर्तन है। तो सूर्योदय वास्तविक समय से कुछ पूर्व होता है, हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। सूर्यास्त वास्तविक समय से कुछ बाद तक होता है, अर्थात सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। यह अपवर्तन के कारण से होता है कि सूर्य की वास्तविक स्थिति प्रातः काल में और सायंकाल में उसकी जो आभासी स्थिति होती है उससे कुछ भिन्न होती है। तो ये थे कुछ अपवर्तन के उदाहरण। और भी बातें हैं, आप देखिएगा किताब के अंदर, आपको रिफ्रेशर में भी काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। तो समतल सतह से अपवर्तन के बारे में हमने अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक के प्रकार, उसके बाद में अपवर्तनांक के कुछ अनुप्रयोगों पर बात किया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।